हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट। पिछली वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट देखा था, जिसमें देखा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन का पार्ट, इसके ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट, फंक्शंस का पार्ट देखा था, एडवांटेज का पार्ट देखा था, लिमिटेशन का पार्ट देखा था और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट कवर किया था। आज हम देख रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस का पार्ट। देखिए, पोस्टुलेट भी एक तरीके से प्रिंसिपल के अंदर ही होते हैं। अगर आप अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स बोलेंगे तो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन है वो मिला के एक तरीके से पोस्टुलेट ही होंगे, क्योंकि उसमें भी एक तरीके से अजम्पशंस की बात ही की जाती है। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि पोस्टुलेट कुछ अलग था जो कि हमारे टॉपिक में दे रखा है, वो सेम ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको ये शुरू का जो पैराग्राफ दे रखा है, इसमें जनरली क्या बोल रहा है। अगर आप पहली लाइन पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि जो आपने पिछली बार रीड किया था उसी से लिंक है। ये बोल रहा है अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस थ्रू विच ए बिजनेस हाउस कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। देखिए, यहाँ जनरली यही बोल रहा है कि जो बिजनेस फॉर्म है वो क्या करती है, अकाउंटिंग को एक तरीके से बिजनेस के लैंग्वेज के फॉर्म में यूज़ करती है। आपको पता होगा कि आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्रिएट करते हो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करते हो, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट की पार्ट हम बोलते हैं। तो वो जनरली किसके काम आती है, किसको कम्युनिकेट करते हो आप, एंड यूजर्स को। तो आपको पता है कि इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, मतलब बिजनेस के अंदर के पर्सन भी काम मिलेंगे और बाहर के पर्सन, जिसमें हम जनरली बोलते हैं कस्टमर्स आ गए, सप्लायर आ गए, ठीक है, यानी क्रेडिटर्स बोलते हैं आप, बैंक आ गई, गवर्नमेंट आ गई, सोसाइटी आ गई, इन्वेस्टर्स आ गए या प्रपोज इन्वेस्टर्स आ गए जो जनरली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बैंक जो क्या कर सकता है, कंपनी को फाइनेंस देने की सोच रही है। तो आपको पता है कि उन अकाउंटिंग रिपोर्ट के थ्रू, यानी उन अकाउंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू आपका रिजल्ट पता चलता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन, आपकी सॉल्वेंसी की, आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन पता चलती है। तो अगर वो प्रॉपर नहीं होंगे, अगर सामने वाले को समझ में नहीं आएंगे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो अकाउंटिंग रिजल्ट है वो सही व्यू नहीं दे रहे हैं, या एक तरीके से बायसनेस उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये बोल रहा है कि जो भी पर्टिकुलर आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बना रहे हो, उसके लिए यूज़र को समझने लायक उस हिसाब से आप प्रिंसिपल्स क्या करो, फॉलो करो। यानी जो लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब जो रिपोर्ट होनी चाहिए अकाउंटिंग की, यानी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर होने चाहिए। उसके लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए, कॉमन सेट ऑफ प्रैक्टिस जो आप अपना रहे थे वो पर्टिकुलर आपको अपनाने चाहिए। ये मान के चलो, देखो जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ तो मैं सामने वाले को भी वही बताऊँगा, ठीक है। तो आप जनरली देखते हो कि जैसे WDV मेथड फॉलो हो रहा है इनकम टैक्स में, तो आपको बताया कि अकाउंटिंग में भी आप क्या करते हो, WDV मेथड का फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो, बाकी सारे भी फॉलो कर रहे हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट सबके सब फॉलो कर रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बोलते हैं रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंसेस आता है। ड्यूल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो जनरली आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच होता है, या आप ऐसे बोलते हो एक तरीके से कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। तो वो आपको क्यों पता है? क्योंकि आप शुरू से उसको एक तरीके से कवर करते हुए आए हो। तो वो किसका पार्ट है? वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ही पार्ट है। ठीक, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? वो सारी थ्योरीज और अकाउंटिंग के वो सारे प्रोसीजर्स जो जनरली क्या करते हो आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करते समय अप्लाई करते हो, जिससे जो भी अकाउंटिंग के रिजल्ट्स आएंगे वो प्रॉपर आएंगे और सामने वाले के लिए समझने लायक आएंगे। तो यही बोल रहा है। ये बोल रहा है इन ऑर्डर टू मेक दिस लैंग्वेज इंटेलिजिबल एंड कॉमनली अंडरस्टूड बाय ऑल, इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन यूनिफॉर्म साइंटिफिकली लेड डाउन स्टैंडर्ड्स। तो कंपनी क्या करेगी? उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, यानी उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रैक्टिसेस, पोस्टुलेट, कुछ भी बोल सकते हो आप, आइडियाज़, अजम्पशंस, उन सब का यूज़ करेगी और उसके बेसिस पे क्या करेगी? अकाउंटिंग के रिजल्ट क्रिएट करेगी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करेगी, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आता है और बैलेंस शीट आता है। दीज स्टैंडर्ड्स आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब देखिए, डिफाइन के फॉर्म में, मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में क्या दे रखा है? इट हैव बीन डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग आ गया, सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस एंड एज ए गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस और प्रोसीजर्स वेयर अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो सेट ऑफ रूल्स जो कि जनरली आपके अकाउंटिंग के प्रोसीजर, अकाउंटिंग की थ्योरी से रिलेटेड है, जो कि क्या एक्सप्लेन करते हैं कि आप करंट में क्या प्रैक्टिस कर रहे हो या करंट में किस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हो। तो आपको पता है कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो। आपको पता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा, ये आप नॉर्मल सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया। तो सारे बिजनेस ही ये सोच के चलते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि नहीं यार, मैं तो 2 साल बाद बिजनेस बंद कर दूंगा। मैंने अपना एक नया बिजनेस खोला, अब मुझे अभी लग रहा है कि अभी इसको बंद कर लेना चाहिए। मैंने एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोर्स खोला था, तो मुझे लगा कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो शुरू में मैंने ये सोचा कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। कभी भी आप ये नहीं सोचते कि यार मैं 2 साल बाद बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं है।
आप हमेशा ये सोचते हो कि आगे मुझे क्या होगा, बेनिफिट ही होगा। अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट आ गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट आ गया, एक्रूअल कॉन्सेप्ट देखो बहुत सारी फर्में यूज़ करती है जो कि ड्यू बेसिस पे क्या करती है, अकाउंटिंग करती है। तो एक तरीके से वो करंट प्रैक्टिसेस की क्या दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि आप वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हो, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो, जो कि एक तरीके से आपको गाइड यानी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आपने क्या अजम्पशंस मानी है, आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया है, जिसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। देखिए आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया, मान लो कि आपने इन्वेंट्री का कोई मेथड फॉलो किया जैसे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर किसी ने लीफो फॉलो किया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आता है वो पहले जाता है। जनरली लीफो किस में होगा, अगर आपको पता है कि जैसे मोबाइल कंपनीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज होती है, तो जो भी नया प्रोडक्ट आता है वो ज़्यादा में बेचने की करती है। शुरू शुरू में क्या करती है, हाई कॉस्ट पे हाई प्राइस पे बेचने की करती है। तो आपको पता है कि शुरू शुरू में वो महंगा होता है तो उससे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट बेचने के केस में मैंने बताया आपको। फीफो क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो कोई ग्रोसरी स्टोर है या किराना स्टोर है, उसको पता है कि उसका पुराना माल ख़राब हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया वो पहले जाएगा। तो देखिए अलग अलग क्या कर रही है कंपनीज या बिजनेस, क्या कर रहा है, अलग अलग प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। लेकिन उस केस में फिर आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ये नहीं कि आप प्रोसीजर चेंज कर लो। अगर प्रोसीजर चेंज करते हो तो वो भी पर्टिकुलर आपको बताना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए, वो प्रॉपर होने के लिए आप क्या प्रिंसिपल्स यानी क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिसेस, क्या स्टैंडर्ड, क्या रूल्स फॉलो कर रहे हो, समझ गए। इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि यार प्रिंसिपल का मतलब ही क्या होता है। तो इन शॉर्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स for sound accounting practices and procedure in reporting the financial status and periodic performance of a business। अब कुछ सोचिए, लास्ट का पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या आपको अपनी पीरियोडिक परफॉर्मेंस देखनी है हर साल के एंड में कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, तो मेरा रिजल्ट जो निकल रहा है वो आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब एंड यूजर्स को सही पहुंचे। तो उसके लिए आप कौन से एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो, कौन से गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, तो उसके लिए आप कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो, तो वो सारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ही क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ठीक, तो इसलिए प्रिंसिपल को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, इसमें बोल रखा है एक तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक अकाउंटिंग कन्वेंशन का पार्ट। जब भी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसमें देखो क्या बोल रखा है, बेसिक अजम्पशंस। ये क्या एक तरीके से बेसिक अजम्पशंस है ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटीज आर प्रिपेयर्ड। देखिए आप कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो एक बार मैं अकाउंटिंग की तरह नहीं बता रहा, नॉर्मल बता रहा हूँ। जैसे आपने वेडिंग का कॉन्सेप्ट देखा तो आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, आइडिया। आपने सोचा कि यार डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है गोवा में, तो वो भी एक आइडिया है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक तरीके से आपको पता है कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट निकल रहे हैं यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग की रिपोर्ट बन रही है, उसके लिए जो भी आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो, मतलब जो भी आइडिया, जो भी नोशन फॉलो कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ताकि वो आपके एंड रिजल्ट में शो हो सके, ताकि आपका एंड रिजल्ट सही निकल सके, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर दिख सके। तो ये बोल रहा है दे आर यूज्ड एज ए फाउंडेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग वेरियस मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आ गया ना, कि जब भी आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, प्रेजेंट करना है, यानी एट द एंड आपको फाइनेंशियल रिजल्ट देखना है, तो उसके हिसाब से आपको जो भी रिकॉर्ड करना है या प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप क्या फॉलो कर रहे हो, आप SLM मेथड कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड, या WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए। मैंने अकाउंटिंग के लिए बोल दिया आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लेस, क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो पर्टिकुलर फॉलो करने से ही आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू बैलेंस शीट की दिखेगी और स्टेटमेंट ऑफ P&L की दिखेगी, समझ गए, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ये बोल रहा है इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन से है, सबसे पहला है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर ऐसे करके आते जाएंगे, मनी मेजरमेंट आएगा, फिर मैचिंग आएगा, ऐसे बहुत सारे आएंगे, गोइंग कंसर्न आएगा। अब देखिए याद तो क्या है, आपको भी नहीं रहते, मेरे को भी इतने याद नहीं रहेंगे। मेरे को तो याद है, मैं आपको बोल के बता सकता हूँ, पर पहले मेरे को भी याद नहीं रहते थे। लेकिन आप क्या करोगे, रेगुलर स्टडी करोगे तो आपको 10 में से, क्योंकि कॉन्सेप्ट कितने हैं 10, तो 7-8 तो ऐसे याद रहेंगे। लेकिन देखिए जब भी एग्जाम में आता है तो मैचिंग वाले आते हैं या पर्टिकुलर आपको थ्योरी आ जाती है, तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि भाई ये बिजनेस एंटिटी का है, गोइंग कंसर्न का है, अकाउंटिंग पीरियड का, ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो वैसे ही पता चल जाता है, सिंपल पार्ट रहता है। जब भी आप बिजनेस एंटिटी की बात करते हैं तो सीधी सी बात है क्या है, ओनर और बिजनेस क्या होता है, एक दूसरे से सेपरेट होता है। आप जो भी एंट्रीज करते हो क्या मान के करते हो कि बिजनेस एंटिटी एक सेपरेट पर्सन है, उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये सबको ही पता है, तो इसमें इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए जब आपने क्या करी, 11 देखी, 11 में शुरू शुरू में आपको सर समझाते थे, यानी जब भी आपका जर्नल का कॉन्सेप्ट समझाते थे पहले, तो ये बताते थे कि ओनर होता है,
और एक क्या होता है, बिजनेस होता है। ओनर अपने बिजनेस से क्या होता है, सेपरेट होता है। ओनर बिजनेस में क्या करता है, कैपिटल यानी एक तरीके से कैश लगाता है। तो ओनर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। तो यहाँ पे बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो आप किसके हिसाब से सोच के एंट्री करोगे, बिजनेस के हिसाब से। जैसे मैंने बोल दिया चिराग, चिराग ने क्या खोला, चिराग शू स्टोर। तो चिराग शू स्टोर में जो भी कैपिटल लग रही है, जो भी शुरू में क्या लग रहा है, गुड्स लग रहा है, स्टॉक लग रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिक्स एसेट लग रही है, कैश लग रहा है, तो बिजनेस के पास आ रहा है। ठीक है, ओनर के पास से जा रहा है, तो ओनर क्या है, देने वाला। तो बिजनेस और ओनर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं सेपरेट या आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, ऐसे बोलते हैं ना, सेपरेट एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक, तो वो किससे रिलेटेड होता है, बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड होता है। अब अकाउंटिंग जो होगी वो किसके हिसाब से होगी, बिजनेस के अकॉर्डिंग होगी। अब बिजनेस क्या करेगा, अपने खुद के भी आप पे गुड्स को परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है। मतलब जो भी बिलिंग बनेगी वो किसके नाम से बनेगी, बिजनेस के नाम से। अब चिराग तो एक तरीके से क्या हो गया, उसका ओनर हो गया, तो वो पर्टिकुलर क्या करेगा, बस साइन करेगा। क्या करेगा, साइन करेगा। ठीक, और जो सील लगेगी वो किसकी लगेगी, कंपनी की लगेगी या बिजनेस की, चिराग शू स्टोर की। जब आप बैंक में कैश जमा कराते हो तो आपको पता है कि कैशियर क्या करता है, खुद के साइन करता है, पर उससे पहले यानी जब आपको स्लिप देता है, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, तो उस पर क्या करता है, बैंक की ठप्पा लगता है, मोड़ लगता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील, हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वमुद्रा। तो वो क्यों होती है, क्योंकि वही तो ये बता रही है कि ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या हो गया, पर्सनल ट्रांजेक्शन जो भी आपके होंगे, यानी जो आपके घर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर ड्राइंग तो होता है, पर उसमें समझिए उसमें क्या होता है, उसमें आप बिजनेस के कैश का यूज़ कर रहे हो, बिजनेस के बैंक का यूज़ कर रहे हो। मान लो कि मेरे बेटे की फ़ीस या बेटी की फ़ीस मेरे को जमा करानी है। ठीक है, कोचिंग की जो भी फ़ीस है, आपको पता है कि आईआईटी कर रहा है मान लो, और 60,000 की फ़ीस जमा करानी है। तो अब मेरे पास मेरे सेविंग में तो है ही नहीं, तो मेरे जो करंट अकाउंट में यानी मेरे जो बिजनेस के अकाउंट में पैसे पड़े थे, उसके थ्रू मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, पर्सनल यूज़ का पार्ट आ गया, वो ड्राइंग का पार्ट आ गया। तो जो पैसा है वो किस में से कम होगा, मेरी कैपिटल में से कम होगा। क्योंकि आपको पता है कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कि बिजनेस के पास पैसे पड़े हैं, बिजनेस के पास लाइबिलिटी है कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, ओनर की, ओनर का पैसा पड़ा है। अब अगर ओनर उसमें से निकाल रहा है तो बिजनेस क्या बोल रहा है कि आपने इसमें से 60 निकाल दिए, तो आपके हिस्से में से मैं कम कर दूंगा। तो ड्राइंग से एक तरीके से क्या होता है, आपका कैपिटल का पार्ट कम हो जाता है ओनर का। और बिजनेस के केस में हम क्या बोलते हैं, बिजनेस की लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। वैसे ही सपोज करो कि घर के खर्चे, जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है, वो बिजनेस के अकाउंट से पे कर दिए, तो वो भी क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि पर्सनल ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो अपनी सेविंग में से, अपने घर की सेविंग में से, या लास्ट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओनर के पास, तो वो एक तरीके से क्या है, वो यूज़ तो करेगा ना, वो घर के लिए यूज़ करेगा, घर की चीज़ें लेके आएगा। तो वो कोई थोड़ी पर्सनल, वो एक तरीके से थोड़ी ड्राइंग का पार्ट हो गया। ड्राइंग का पार्ट तो ये होता है कि अगर आप बिजनेस की मनी का यूज़ कर रहे हो पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो वो ड्राइंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, चाहे आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में बोल देना, ट्रांजेक्शन्स आर आल्सो रिकॉर्डेड बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस, ये बोल रहा है। इसमें एक एग्जांपल क्या दे रखा है, वही कि जब शुरू में ओनर क्या करता है, अपना कैश, गुड्स, फिक्स एसेट्स जो भी बिजनेस में देता है, तो एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, जो बिजनेस है उसके पास आ रहा है, तो वो क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक या जिसको आप परचेज बोलते थे अकाउंट डेबिट, फर्नीचर, मशीनरी, जो भी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जनरली ये बात कर रहा है। तो इसका मतलब बिजनेस एंट्री कर रहा है। कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द सेंस दैट प्रोपराइटर एंट्रस्ट रिसोर्सेज टू द मैनेजमेंट, यानी ओनर ने किसको रिसोर्सेज दिए, बिजनेस को। बिजनेस में कौन काम कर रहा है, मैनेजमेंट। ठीक है, एंड मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू यूज दिस रिसोर्सेज टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द फर्म एंड टू अकाउंट फॉर द रिसोर्सेज प्लेस्ड एट इट्स डिस्पोजल। इसका मतलब क्या है, जो भी मैनेजमेंट है यानी जो भी बिजनेस है, उन पर्टिकुलर जो भी रिसोर्सेज दिए हैं, कैश दिया है, फर्नीचर दिया है, गुड्स दिए हैं, उनको ढंग से यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, और उस हिसाब से क्या कर रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस करके बेचने का काम कर रहा है। हैंस इन अकाउंटिंग फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बी इट सोल ट्रेडरशिप, चाहे वो सोल ट्रेडरशिप हो, मतलब सिंगल फर्म हो, इंडिविजुअल फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, कॉरपोरेशन हो, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, खुद की कॉमन सील होती है, तो उस केस में पता है कि उसके नाम से क्या कर सकता है, वो खुद के नाम से परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, किसी के ऊपर केस भी कर सकता है, लीगली क्लेम भी कर सकता है, सामने वाला भी उस कंपनी के ऊपर या उस पर्टिकुलर फर्म या पार्टनरशिप फर्म या सिंगल फर्म के ऊपर केस कर सकता है, उस फर्म के नेम से, उस कंपनी के नेम से। ठीक, अब आपको बोल रखा है ओवरऑल इफेक्ट जो है इससे रिलेटेड क्या है, जो हमने ऊपर सारा का सारा पार्ट देखा, तो शॉर्ट में आपको बता रखा है। और आपने इतना सारा पार्ट देख लिया तो ऊपर का पैराग्राफ देख लेना एक, और एक ये देख लेना, बस यही काफ़ी है इसमें।
अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, ओनली द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, ठीक, एंड द रिपोर्टेड एंड नॉट द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वही रिकॉर्ड किए जाएंगे, वही रिपोर्ट किए जाएंगे, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको दिखेंगे, पर्सनल ट्रांजेक्शन ओनर के नहीं दिखेंगे। लेकिन याद रखना वो ड्राइंग का पार्ट क्या है, आप बिजनेस के पैसे को क्या कर रहे हो, पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो, यानी आप बिजनेस के पैसे से मोबाइल ले रहे हो घर के लिए। आपको पता है कि जैसे आपने प्रिंटर लिया बिजनेस के पैसों से, लेकिन खुद के पर्सनल नाम से लिख दिया। आपने जो बिलिंग बनाई वो बिजनेस के नेम से नहीं बनाई, कंपनी के नेम से या फर्म के नेम से नहीं बनाई, खुद के पर्सनल। जैसे मैं चिराग बोल रहा हूँ तो चिराग नेम से मैंने क्या कर दिया, प्रिंटर खरीद लिया, लेकिन वो बिजनेस के नाम से नहीं हुआ, वो किसके नाम से हो गया, पर्सनल नाम से हो गया। तो उस केस में वो ड्राइंग हो जाएगा क्योंकि मैंने बिजनेस का कैश यूज़ किया है। लेकिन याद रखना जब एग्ज़ाम में आया था तो यही आया था, तो लोगों ने इसको गलत कर दिया, क्या समझ के, ड्राइंग समझ के। पर याद रखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओनली द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, नॉट द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर। ठीक है, पर्सनल ट्रांजेक्शन ओनर के रिकॉर्ड नहीं होते। या ये मान के चलो कि अगर आपकी सेविंग होती है या आपके घर पे आपके पास पैसा पड़ा रहता है, तो उसको अगर आप यूज़ करोगे यानी ट्रांजेक्शन करोगे, तो आप खुद के नाम से पर्टिकुलर कोई भी चीज़ खरीदोगे तो उसको आप बिजनेस में यूज़ करने की करोगे ही नहीं। तो आप पर्सनल ट्रांजेक्शन की कभी भी अकाउंटिंग नहीं करोगे, इसका मतलब ये। फिर आपको बोल रखा है इनकम और प्रॉफिट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, कब तक, जब तक कि वो ओनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया हो। तो आपको पता है पार्टनरशिप में आप देखते हो कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैलरी के फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, या इंडिविजुअल बिजनेस की भी बात करते हो तो उसमें आप क्या देखते हो, कैपिटल में जो भी प्रॉफिट का पार्ट है वो जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल किससे रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड है, तो सारा का सारा प्रॉफिट उसको चले गया। तो ये बोल रहा है अगर प्रॉफिट नहीं जाता तो तब तक वो किससे रिलेटेड हो गया, बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन जैसे ही बांट दिया गया अब वो उसकी एक तरीके से हिस्सा हो गया। अब वो उसका कुछ भी करे, कुछ भी पर्सनल ट्रांजेक्शन करे उसके ऊपर है, तो उसको हम बिजनेस में नहीं दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रॉफिट है वो बिजनेस का हिस्सा है जब तक बांटा नहीं गया, ये बोल रहा है। फिर आपको बोल रहा है पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर और शेयर होल्डर आर नॉट कंसीडर्ड वाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द एसेट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। समझ गए। तो यहाँ पे आपको पता है कि पर्सनल एसेट्स ओनर की, शेयर होल्डर की कंसीडर नहीं की जाती जब भी बिजनेस एंटिटी की एसेट्स रिकॉर्ड की जाती है। देखिए जैसे मैंने एक कंप्यूटर खरीदा चिराग शू स्टोर के नाम से, तो वो किसका हो गया, बिजनेस एंटिटी का। और एक मैंने कंप्यूटर एक और ख़रीदा चिराग के नेम से, तो आपको पता है कि वो तो पर्सनल एसेट हो गई। और ये जनरली जो हो गई वो किससे रिलेटेड हो गई, बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड हो गई। तो आपको पता है कि उस पर्सनल एसेट्स को आप बिजनेस में यूज़ नहीं करोगे, तो उसको कंसीडर आपको नहीं करना। आपको सिर्फ बिजनेस एसेट्स को ही आपकी बैलेंस शीट में दिखाना है, न कि पर्सनल एसेट्स को। ठीक। और अगर आप पर्सनल एसेट्स कभी भी दिखा रहे हो तो वो कैसे दिखा सकते हो, ड्राइंग के फॉर्म में। पर वो कब, अगर आपने बिजनेस के कैश का या बिजनेस के बैंक अकाउंट या बिजनेस की मनी का यूज़ कर लिया, और पर्सनल पर्पज़ के लिए या तो आपने क्या कर दिया, गुड्स निकाल लिया, या पर्सनल पर्पज़ के लिए आपने क्या कर दिया, बिजनेस से कैश निकाल लिया, जिसकी आप एंट्री क्या करते हो, ड्राइंग टू कैश। अगर गुड्स निकालते हो तो ड्राइंग टू परचेज, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे जो खुद से रिलेटेड है। ठीक है, सेविंग के फॉर्म में जो आपका मनी बचा है उससे रिलेटेड, और आपकी जो पर्सनल एसेट्स है जो आपके पर्सनल नाम से बिलिंग हुई है उसको भी आपको बिजनेस में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको आ गया होगा। देखिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में गलती हो जाती है, तो आपके 7-8 मिनट समझना भी एक तरीके से वर्थवाइल है, क्योंकि बाद में जब आप MCQs देखोगे पास्ट ईयर के तो उसमें गलती नहीं करोगे। फिर आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है। अब देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का इतना पार्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे देख सकते हो, सिंपल पार्ट है। आपको पता है कि आप वही पर्टिकुलर इवेंट या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो, मतलब मनी के टर्म में जिनको इंटरप्रेट किया जा सकता है। पहले पैराग्राफ में यही बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि इवेंट जो मनी के टर्म में मेजर नहीं किया जा सकते उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जा सकता। इसका मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को कभी भी आप बुक्स में नहीं दिखा सकते। जैसे किसी वर्कर की डेथ हो गई, अब हमें पता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत फ़र्क कैसे पड़ेगा, क्या पता वो एफिशिएंट वर्कर था, आउटपुट अच्छा निकालता है, उसकी जगह पे नया वर्कर आया। पहली बात तो ढूंढने में टाइम लगा, ट्रेनिंग कॉस्ट लग गई, फिर उसको सिखाया, उसके बाद जो उसने ये मान लो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करा, क्या पता सही प्रोड्यूस नहीं करा, क्या पता कम प्रोड्यूस करा, तो बहुत ज़्यादा आगे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हम उसकी एंट्री ही नहीं कर पा रहे। किसकी, डेथ की डेथ से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या कितना लॉस होगा, डिस्प्यूट से कितना लॉस होता है। आपको पता है कि डिस्प्यूट हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। अगर लेबर यूनियन बोलेंगे या वर्कर बोलेंगे उन्होंने स्ट्राइक कर दी तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब बताओ स्ट्राइक की एंट्री करो, कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि बाद में जो लॉस होगा उसकी आप जनरली क्या करोगे, एंट्री करोगे, लेकिन उस वक्त नहीं कर सकते। सेंटीमेंट्स, एफिशिएंसी, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है पता नहीं। एक जो डायरेक्टर है उसको आपने मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दे दी,
ठीक है, या मान के चलो जो मैनेजर है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दे दी, क्योंकि आप बोलोगे सर डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर सेम ही लग रहे हैं, तो मैनेजर को आपने मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दे दी। पहले उसको 40,000 मिलते थे, अब 80, तो 40,000 और 80,000 इसकी एंट्री कर सकते हो। लेकिन मैनेजर से मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, एफिशिएंट हो गया, डिसीजन मेकिंग की अप्रोच उसकी बढ़ जाएगी, तो उसकी एंट्री कैसे करोगे, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो पता नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे यही बोल रखा है दूसरे पैराग्राफ में, even though these may have a great effect, accounting therefore does not give a complete account of happening in a business or an accurate picture of the condition of the बिजनेस। तो बोल रहा है इसलिए जो अकाउंटिंग है, जो भी हम करते हैं अकाउंटिंग का पार्ट, वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म में करते हैं, नॉन मॉनेटरी में नहीं करते हो। इसलिए क्या होता है, कभी कभी वो एक्यूरेट पिक्चर बिजनेस की नहीं दिखा पाता, लेकिन फिर भी हमें मॉनेटरी टर्म में ही दिखाना पड़ता है और क्वान्टिफाइड टर्म में ही दिखाना पड़ता है, न कि क्वालिफाइड टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते थे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ट्रीट्स ऑल यूनिट्स ऑफ मनी एज द सेम irrespective of their time dimension. This has created doubt about the utility of accounting data, leading to the introduction of inflation accounting. अब इसका मतलब क्या है आपका, देखिए आप क्या करते हो बिजनेस में, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को या गुड्स को आप क्या करते हो, गुड्स की बात कर लीजिए, जैसे रॉ मटेरियल की बात कर दीजिए, उसको आप मनी में वैल्यू करते हो। तो आपको पता है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा 2 महीने पहले, अब आप 2 महीने बाद खरीदोगे तो क्या पता उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, क्या पता उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, लेकिन आपके पास जो मेटल पड़ा हुआ है, 2 महीने पहले का मेटल पड़ा हुआ है, तो आज उसकी वैल्यू आप क्या मानोगे, पुरानी वाली ही चार्ज करोगे, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे ही चार्ज करोगे, या जिसे हम एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं या कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, याद रखना हिस्टोरिकल कॉस्ट आएगा आपके। तो आपको पता है कि आप उसको पुरानी वैल्यू पे चार्ज कर रहे हो, तो आप जनरली उसमें इन्फ्लेशन का पार्ट कवर ही नहीं कर रहे कि भाई अब तो कॉस्ट उसकी बढ़ गई, तो आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। तो बोल रहा है कि धीरे धीरे करके फिर क्या होता है, आप जब नॉर्मल अकाउंटिंग करते हो, जहाँ पे आप क्या बोलते हो कि जितने भी यूनिट ऑफ मनी है अकाउंटिंग से रिलेटेड वो सेम ही रहेगी, चाहे टाइम डायमेंशन कुछ भी हो, चाहे पहले की बात कर रहे हो चाहे अभी की बात कर रहे हो, तो आपको पता है कि आप उसको पुराने बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो। तो कभी कभी वो अकाउंटिंग डेटा की यूटिलिटी पे डाउट क्रिएट करता है कि जो रिपोर्ट आई है या जो रिजल्ट आया है, क्या पता वो सही नहीं हो, वो आज के बेसिस पे नहीं हो, वो प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे नहीं हो। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, लीडिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। फिर जाके क्या आती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का पार्ट आता है, जो कि मेरे हिसाब से आपका है इसमें पर्टिकुलर, यानी अपना जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो यूनिट है उसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी है और एक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का भी आपका पार्ट है, तो मैं आपको कवर कराऊंगा। फिर आपको दे रखा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का पार्ट। देखिए गोइंग कंसर्न तो आप जानते हो कि बिजनेस क्या होगा आपका, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, उस हिसाब से बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाते हैं। याद रखना क्या बोला मैंने, बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, आप ये मान के चलते हो, तो उस हिसाब से आप बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। तो उस हिसाब से आप क्या करते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्टिकुलर ये पार्ट अलग अलग बनाते हो। क्यों बनाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो अभी जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट है। आपको पता है कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब देखिए मैंने भी एक नया बिजनेस खोला था, मैंने आपको बताया जैसे अभी एक RSC-IT का सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जो राजस्थान से रिलेटेड होता है, वैसे आपके भी कोई कंप्यूटर के कोर्स होंगे, तो वैसे मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया और सारी की सारी जो कंप्यूटर्स ये लगाए, मशीनरी, प्रिंटरें परचेज़ किया, स्कैनिंग की मशीन ली, बहुत सारी चीज़ें ली थी मैंने, तो मुझे लगा कि मेरा बिज़नेस चलेगा, तो मैं यही सोच के चल रहा था लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। लेकिन ये कोविड-19 कोरोना, इसकी वजह से पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए, और जो मेरी नेट कॉमर्स से रिलेटेड कोचिंग का मैं जो आपको करा रहा हूँ, या मैं अपने घर पे जो कोचिंग करा रहा हूँ, उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो उस वक्त तो मैंने ये सोचा था ना कि बिज़नेस मेरा क्या चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। अगर मैं पहले से ही देख लेता फोर्सिबल फ्यूचर के लिए कि यार मैं 3 साल ही चलाऊंगा या 2 साल ही चलाऊंगा, तो मैं उस हिसाब से प्लान करता। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो आप उस हिसाब से क्या करते हो, प्रिंटर खरीद लेते हो, जैसे मैंने खरीदा, कंप्यूटर खरीद लेते हो, तो आपके लिए क्या हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। अगर आपको पता है कि 2 साल के लिए आपका बिजनेस चलता, तो वो आपकी फिक्स एसेट होती नहीं, वो आपकी फिक्स एसेट होती ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप उसको बेचोगे, जो भी प्रिंटर खरीद रहे हो, जो भी कंप्यूटर खरीद रहे हो, तो उसको आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि बुक वैल्यू पे। तो इसलिए हम फिक्स एसेट्स को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा बेचने का पर्पज़ है ही नहीं उसको, हमारा उसको बेचने का पर्पज़। अब प्रिंटर मैंने खरीदा, मेरा बेचने का पर्पज़ था क्या, नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मुझे बेचना पड़ेगा, वैसे बेचूंगा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ एग्जांपल। कंप्यूटर्स पड़े मेरे पास 6, तो मुझे पता है कि उसमें से एक ही कंप्यूटर मेरे काम आएगा, तो 5 मैं क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। ठीक, तो ये पार्ट आ गया। तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, आगे का पता नहीं होता। देयर इज़ नाइदर द इंटेंशन, तो ना इंटेंशन रहती है कोई,
नॉट द नेसेसिटी टू लिक्विडेट द पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर इन द फोर्सेबल फ्यूचर। आगे आने वाले फ्यूचर के लिए कभी भी आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं रहती। देयरफॉर इट वुड बी एबल टू मीट इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड यूज इट्स रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू प्लान एंड प्री डिटरमिन गोल। तो मेरे पास जो मनी था उसको मैंने उस हिसाब से यूज़ करा उस वक्त के लिए, क्योंकि मैं आगे आने वाला फ्यूचर नहीं देख सकता था। आपको पता था कि कोविड-19 आएगा या कोरोना आएगा, ठीक है, आपको पता था कि आगे आपको लॉस होगा, नहीं पता। इसलिए इट इज़ ऑन द कॉन्सेप्ट दैट द क्लियर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एसेट एंड एक्सपेंसेस। तो देखो आ गया ना, तो मुझे पता है कि मेरी वो फिक्स सेट थी प्रिंटर कंप्यूटर, और एक्सपेंसेस मतलब क्या थे, जो मेरे डेली के या बोल सकता हूँ मंथली मेरे चार्जेस हो रहे थे। किसी मैंने टीचर को रखा, इसके अलावा मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस लग रहे थे, वाटर एक्सपेंस लग रहे थे, वो सारे पार्ट, या आप और भी एक्सपेंस बोल सकते हो छोटे मोटे, स्टेशनरीज के एक्सपेंसेस, पेन पेंसिल कॉपी पेपर जो भी है, तो वो चार्जेस मेरे लग रहे थे। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन सच ए मैनर दैट द बेनिफिट लाइकली टू अक्रू इन फ्यूचर फ्रॉम मनी स्पेंड नाउ और द फ्यूचर कंसिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट अकरिंग नाउ आर ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है, वही अभी मैंने फिक्स रेट बोली कि मुझे पता है कि जो बेनिफिट मिलेगा वो कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, जो कि अभी मैंने मनी स्पेंड किया है। तो मुझे पता है कि प्रिंटर कंप्यूटर से जो बेनिफिट है उससे क्या आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, वो एक तरीके से कोर्स में एनरोल होंगे, उनसे मुझे क्या मिलेगा, जो भी फीस मिलेगी वो मेरी एक तरीके से क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी आगे के पार्ट को। तो मेरा क्या होगा, धीरे धीरे बेनिफिट होता जाएगा, किन के थ्रू, उन फिक्स एसेट के थ्रू जो मैंने अभी मनी स्पेंड किया है। या बोल रहा है और द फ्यूचर कंसिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट अकरिंग नाउ, ये भी वही है कि आज जो इवेंट हुआ उसके फ्यूचर कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स एसेट किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन, कीपिंग इन माइंड देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, इग्नोरिंग फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ दीज असेट। देखिए अब आपको पता है कि उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या होती है। जैसे मैंने प्रिंटर बोला तो मैं बोलूँगा कि यार अराउंड 10 साल चलेगा। अब मेरा बिजनेस तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 50 साल भी चले, 60 साल भी चले, लेकिन वो जो एसेट है मुझे पता है कि एक तरीके से 10 साल चलेगी। तो हम क्यों एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ लेते हैं, हम क्यों उसको कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करके बुक वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं, उस पर क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें उसको मार्केट प्राइस पे लेना ही नहीं है, क्योंकि हम उसको बेचेंगे ही नहीं। हम उसको कब बेचेंगे, जैसे उसकी यूज़फुल लाइफ एंड हो जाएगी, तब वो कबाड़ हो जाएगी, स्क्रैप, तब बेचेंगे हम उसको, बीच में बेचेंगे ही नहीं। लेकिन आपको रियल लाइफ में पता है कि करंट मार्केट वैल्यू पे करना सही रहता है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि अभी भी हम क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट करते हैं, बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन गया। अब देखिए कॉस्ट मतलब क्या हो गया, वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जब आपने उसको एक्वायर किया तो किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज प्राइस पे उसको खरीदा होगा, तो आपका वो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है हाउएवर इफ इट इज सर्टेन that a business will continue for a limited period, then the accounting record will be kept on the basis of expected life of the business and there will be no need for such detailed accounting information as to revenue and capital expenditure। सीधी सी बात है, अगर आपका बिजनेस 2-3 साल के लिए होता, आपको पता है, या आपको पता है कि एक पर्टिकुलर वर्क होगा, जैसे पुल बनेगा, रोड बनेगा, और आपस में कॉन्ट्रैक्ट खत्म या पर्टिकुलर पार्टनरशिप खत्म, तो आपको पता है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई केस ही नहीं होगा, और सारे के सारे एक्सपेंडिचर टोटल में एक साथ ही होंगे और टोटल इनकम एक साथ होगी, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइफ का कोई पार्ट ही नहीं आ रहा, तो आपको डेप्रिसिएशन ये चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बोल रहा है, ठीक है, वो आपकी मर्जी कर सकते हो। वैसे ही बोल रहा है कि जब एक एंटरप्राइज है उसमें से एक ब्रांच लिक्विडेट हो जाती है या एक सेगमेंट चले जाता है, जैसे मैंने बोल दिया मेरा ऑयल का भी काम है, फर्नीचर का काम है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर भी है, स्टील का भी काम है, सीमेंट का भी। अब मान के चलो जो ऑयल का काम था वो बेकार हो गया, यानी वो एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि लॉस में चल रहा है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, उस सेगमेंट को हटा दिया। तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि मेरा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, नहीं, गोइंग कंसर्न तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा एंटरप्राइज मतलब बिजनेस अभी भी है, उसमें से एक सेगमेंट हटा है या एक ब्रांच हटी है, इस लाइन में यही बोल रहा है, ठीक है। बट द एंटरप्राइज विल नॉट बी कंसिडर्ड, लेकिन बिजनेस कब बंद होगा या बिजनेस कब गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट को नहीं मानेगा, जब या तो वो लिक्विडेशन में चले जाएगा, मतलब बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, सारे के सारे ऑयल स्टील सीमेंट सब कुछ बंद हो जाते हैं, या मैं पूरा का पूरा दिवालिया हो जाऊंगा, इंसॉल्वेंट, तब जाके क्या बोलूँगा कि मेरा गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट हट चुका है, अब नहीं है। इफ़ द अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट वैलिड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड क्लियरली स्टेट दिस फैक्ट। अगर आपकी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन वैलिड नहीं रही तो उस केस में आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको बताना पड़ेगा कि ये गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट हट चुका है, ठीक है। अब आपको दे रखा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, सबसे सिंपल और सस्ता। देखिए आपने गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट देखा, उसमें आपको पता है कि जो एंटरप्राइज की लाइफ होती है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होती है,
तो आपको पता है कि उसको आप क्या करते हो, छोटे छोटे पीरियड्स में या छोटे छोटे स्पान ऑफ लाइफ में क्या करते हो, बांट देते हो। स्पान ऑफ लाइफ मतलब एक तरीके से क्या हो गया, आपको पता है कि लाइफ के यानी जो भी एंटरप्राइज की लाइफ है उससे रिलेटेड आपने अंदाज़ा लगा दिया। अंदाज़ा तो क्या लगाओगे, आपको पता है कि गोइंग कंसर्न है, तो इसके हिसाब से आपको पता है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा आपका, 12 मंथ का रहेगा। 12 मंथ का मतलब आपको पता ही है कि अपने इंडिया में जनरली जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है। अब जब फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है, ठीक है। तो उस केस में जो आपका अकाउंटिंग ईयर होगा वो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका 6 महीने का जो रहेगा वो अकाउंटिंग ईयर रहेगा। फाइनेंशियल ईयर जो आपका रहेगा वो किसी पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड रहेगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि 2021 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, तो ये आप अकाउंटिंग के हो, वैसे ही आपको पता है। और ईयर एंड पे आप क्या करोगे, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाओगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। तो टाइम पीरियड जो भी आइडेंटिफाई होगा वो किस में होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। बस एक शायद स्टेट है, उसको आप चाहे वेरीफाई कर लेना, क्योंकि देखिए मेरे को ध्यान आ रहा है कि 2017 में एमपी, जो भी हमने एमपी के ग्रुप में कोई सब्सक्राइबर है तो देख लेना कि एमपी में शायद फाइनेंशियल ईयर अब 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। क्या पता वापस ले लिया हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है क्योंकि मैंने 2017 में पढ़ा था न्यूज़पेपर में, तब से मेरे माइंड में याद है मुझे। अब पता नहीं चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर उन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर कर दिया था। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड भी उनका वही होगा। तो एक बार आप चेक करवाना मुझे, ताकि देखना आपको भी पता चल जाए और मुझे भी पता चल जाएगा। फिर बोल रहा था टाइम पीरियड्स आर यूजुअली ऑफ 12 मंथ, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वार्टरली या हाफ ईयरली स्टेटमेंट भी इशू हो जाते हैं, 6 महीने के, 3 महीने के, आप जनरली देख सकते हो ऐसे भी इशू हो जाते हैं। पर ऐसा बहुत कम केस होता है, क्योंकि आपका जो भी रिजल्ट आता है वो एनुअली आता है। क्या आता है, ज़्यादातर एनुअली। दीज आर कंसिडर्ड इंट्रीम एंड डिफरेंट फ्रॉम एनुअल स्टेटमेंट। इंट्रीम मतलब क्या है, क्योंकि बीच में ही इशू हो रहा है। फॉर मैनेजरल यूज स्टेटमेंट कवरिंग शॉर्टर पीरियड, यानी जैसे 1 महीने का, 1 हफ्ते का, तो वो सिर्फ किसके लिए, मैनेजमेंट के यूज़ के लिए काम आ सकता है। लेकिन अगर हम लीगली बात करेंगे तो जनरली जो स्टेटमेंट बनता है वो क्या बनता है, ईयरली बनता है। और आपको पता है कि 31 मार्च तक का बनता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो किसके हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। अब आपको दे रखा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बोल रहा है कि जो भी एसेट्स आप परचेज कर रहे हो, या जैसे भी आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो, तो वो किस पे करोगे, जो भी उसकी एक्सचेंज प्राइस है उस पर, जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो याद रखना, इस कॉस्ट कॉन्सेप्ट को आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हो। ये बोल रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंसेस, कॉस्ट एंड इक्विटीज़। देखिए यानी इसका मतलब ये हो गया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को एक तरीके से एप्रोप्रिएट मेथड माना जाता है, एप्रोप्रिएट तरीका माना जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को जब भी आप परचेज करते हो, एक्सपेंसेस जब भी आप करते हो, कॉस्ट जो भी इंकर करते हो, इक्विटीज़, मतलब जितना भी पार्ट हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन का बोल रहे हैं। तो देखिए अगर मैंने बोला कि मैंने कोई मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 17 को, कितने की, 1 अप्रैल 17 को 50,000 की खरीदी, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा डेप्रिसिएशन का पार्ट लग रहा है, मुझे पता है। अब मुझे पता है कि जब मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, मान लो कि 31 मार्च 21 आ गया, और मुझे पता चला कि उस मशीन की जो वैल्यू है वो अभी चल रही है कितनी, 30,000, और मेरी बुक वैल्यू के हिसाब से, डेप्रिसिएशन के हिसाब से वो कितनी दिखा रहा हूँ मैं, 36 दिखा रहा हूँ, समझ गए। और जबकि उसकी वैल्यू के चल रही है, मार्केट वैल्यू भी कितनी चल रही है, एक तरीके से 30,000 चल रही है, लेकिन फिर भी मैं उसको 36,000 पे ही दिखाता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसको कितने में परचेज़ किया था। फिर मैंने एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ करा डेप्रिसिएशन का, जिसके थ्रू एक तरीके से उसकी बुक वैल्यू निकल के 36,000 आ गई। जैसे भी डेप्रिसिएशन लगा, आप ये मत समझिए कि सर डेप्रिसिएशन लग के कैसे आ गया, वो तो आपको आता ही निकालने। पर यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आप जनरली उसको किस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, बुक वैल्यू पे। तो उसके लिए आपने क्या करा, उसको परचेज़ किया। परचेज करते समय जो कॉस्ट आई उसे हम क्या बोलेंगे, एक्विजिशन की कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट आई। तो ये बोल रहा है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं उसको आप मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते हो, उसको जनरली आप क्या दिखाते हो, एक्विजिशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग दिखाते हो। तो अगर आपने 3 महीने पहले मान लो कोई मटेरियल खरीदा, मैंने बोला था आपको जैसे कितने का, 1 लाख का, और उसकी आज वैल्यू ना के बराबर रह गई, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया मान लो, तो अगर वो 70,000 की वैल्यू रह गई तो आप उसको 70,000 में नहीं दिखा रहे, क्योंकि आपको पता है जब आप बेचोगे तो वैसे ही उससे कम पैसे मिलेंगे, तो लॉस अपने आप दिख जाएगा। वैसे ही मशीनरी की बात कर रहा है, तो कोई मशीन अगर मैंने 3 महीने पहले 1 लाख की खरीदी और अब 3 महीने बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई, तो मैं उसको 60 पे नहीं दिखाऊंगा, मैं जनरली नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा साल के एंड में, और उसको मैं कॉस्ट बेसिस पे दिखाऊँगा 1 लाख की, ठीक।
पर्टिकुलर यही पार्ट बोल रखा है, एक बार देख लेना और यहाँ पे ये लाइन पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए टिपिकल नहीं है, या ये मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। ये बोल रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट सिंस द बिजनेस इज नॉट गोइंग टू सेल इट्स असेट एज सच देयर इज ए लिटिल पॉइंट इन रिवीलिंग असेट्स टू रिफ्लेक्ट करंट वैल्यू। In addition, for practical reasons, the accountant prefer the reporting of actual cost to market value, which are difficult to verify. अब देखिए पहली लाइन में जनरली क्या बोल रहा है कि बिजनेस जनरली क्या है, अपनी एसेट्स को कभी भी बेचने के लिए नहीं खरीदता। ठीक है, बिजनेस इज नॉट गोइंग टू सेल इट असेट, ये फिक्स एसेट के कॉन्सेप्ट में बोल रहा है, तो इसलिए उसको रिवैल्यू करने का कोई कॉन्सेप्ट उठता ही नहीं है, तो इसलिए उसको करंट वैल्यू पे दिखाते ही नहीं है। तो ये बोल रहा है एक छोटा पॉइंट होता है जिसको आपको करंट वैल्यू पे दिखाना होता है, तो आपको करंट वैल्यू पे दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको किस पे दिखाने की जरूरत है, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट फिर उसमें लेस डेप्रिसिएशन। ठीक, इसके अलावा बोल रहा है कि कोई प्रैक्टिकल रीजन, फॉर प्रैक्टिकल रीजन द अकाउंटेंट प्रेफर द रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि अकाउंटेंट कोई वैल्यूअर नहीं होता, वो कभी भी मार्केट वैल्यू ढंग से पता नहीं कर पाता, और एक डिफ़िकल्ट होता है उसको वेरीफाई करना कि मार्केट वैल्यू फिक्स एसेट की क्या चल रही है। तो इसलिए उसको सबसे ज़्यादा सहूलियत किस में होती है, यानी अंडरस्टैंडिंग किस में रहती है कि एक्चुअल कॉस्ट पे ही वैल्यू करता हूँ, और जो डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है उसके हिसाब से फॉलो करता हूँ, जो कि इनकम टैक्स में WDV मेथड बोल रखा है, उसके हिसाब से मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको दे रखा है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये तो बच्चे को पता है, क्योंकि आपको पता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें क्या बोलता है कि अगर एक साइड आपकी डेबिट है तो दूसरी क्या होगी, आपकी क्रेडिट होगी। अगर एक का टोटल 20,000 है तो क्रेडिट का टोटल भी क्या होगा, 20 होगा, मतलब टोटल डेबिट का और क्रेडिट साइड का आपको मैच कर जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि पहले आप क्या करो, दो एस्पेक्ट को पहचानो, कि जैसे आपने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल का, तो कैश अकाउंट डेबिट है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। अगर आपने कैश, फर्नीचर, स्टॉक टू कैपिटल बोला, तो आपने 3 चीज़ें डेबिट की है और एक क्रेडिट की है। अगर आपने सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बोला, तो आपने सैलरी और रेंट को डेबिट किया 2 को और 1 को क्रेडिट किया है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू सप्लायर का नाम, तो आपने टू कैश और टू सप्लायर क्रेडिट किया और परचेज डेबिट किया है। तो यहाँ पे आपके एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। पढ़ के देख लेना, यही आपको बोल रखा है। फिर आपको बोल रखा है जब भी एग्ज़ाम में आता है तो ज़्यादातर यही आता है, कभी कभी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, या आपसे पूछ लेगा, मान के चलो, देखिए कैसे पूछेगा एग्ज़ाम में, आपसे मैचिंग वाले पूछ लेगा, और मैचिंग में क्या ड्यूल एस्पेक्ट दे देगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट दे देगा। अब मैचिंग में आपको रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंस दे देगा, और ड्यूल एस्पेक्ट में आपको क्या कर देगा, ये वाला पार्ट दे देगा जो नीचे दे रखा है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ड्यूल एस्पेक्ट की बात आएगी तो अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट आता है, क्या आता है, और जब भी मैचिंग कॉन्सेप्ट आएगा तो रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंस, क्योंकि वहाँ पे हम मैच कर रहे हैं क्या, कि जितने हमने एक्सपेंस इंकर किए हैं वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, एक तरीके से जितना हमने रेवेन्यू इंकर किया उससे रिलेटेड। अगर डिफरेंस होता है तो वो आपका प्रॉफिट का पार्ट दिखाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे किसकी बात करता है, अकाउंटिंग इक्वेशन की। यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर कोई एक पार्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उससे आपके कैपिटल पे फर्क पड़ेगा या किसी दूसरे ट्रांजैक्शन पे भी फर्क पड़ सकता है। मान लो अगर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिया, लायबिलिटी 1 लाख मान लो, कैपिटल 2 लाख, 1 + 2 3। अगर मैंने बोल दिया लायबिलिटी 150 हो गई, तो 150 + 2 एसेट कितनी हो गई, 350। तो लायबिलिटी के बढ़ने से आपकी एसेट पर असर हो रहा है। वैसे ही कैपिटल का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अगर मैंने बोल दिया कि एसेट बढ़ रही है, कम हो रही है, जो कि आप वर्किंग कैपिटल में भी देखते हो, वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, उसका छोटा पार्ट है। जबकि यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, कैपिटल, जो कि ओनर की कैपिटल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप सारी की सारी एसेट्स लेते हो, उसमें से लायबिलिटी लेस कर लेते हो। तो ये एक तरीके से क्रेडिट है, ये आपको पता है डेबिट है, और ये आपका क्रेडिट का पार्ट है। तभी देखिए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो एक बार ये ज़रूर पढ़ना, क्योंकि देखिए ये इतना टिपिकल नहीं है, बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़्यादा ये तो है नहीं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब आपका दे रखा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट का पार्ट। वैसे ये भी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 2 टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, एक तो कैश सिस्टम होता है और एक आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। फिर भी चलो हल्का सा पार्ट देख ही लेते हैं। देखिए आपको पता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट में आप क्या करते हो, जो भी अकाउंटिंग करते हो वो ड्यू बेसिस पे करते हो। ड्यू बेसिस का मतलब क्या हुआ, जैसे ही ट्रांजैक्शन आपका हुआ, जैसे कोई एक्सपेंस है, मान लो सैलरी या रेंट, मान लो कि कोई ओनर है जिससे आपने क्या कर दिया, बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, तो 5,000 रुपीज़ आपका रेंट बनता है। तो आपको पता है अप्रैल मंथ का रेंट बना, तो आपने एंट्री क्या करी, रेंट टू कैश। ठीक है, इस तरीके से आप करते गए। तो आपको पता है कि 5,000 5,000 5,000 ऐसे रेंट टू कैश होता गया, और 12 मंथ के हिसाब से कितने बन गए, 60,000 बन गए ड्यू बेसिस पे। अगर मान लो कि
लास्ट मंथ का रेंट है जैसे 5000, वो आपने पे नहीं करा, तब भी आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्रूअल बेसिस की बात कर रहा है। ट्रांजैक्शन तो अकर हो गया था, आपने सर्विसेज ले ली थी, आपने वो रेंट पे पर्टिकुलर बिल्डिंग यूज़ कर ली थी, इसलिए उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो तब तक क्या हो गया, वो आपकी करंट लायबिलिटी हो गया। तो आप क्या करोगे एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट। तो रेंट तो डेबिट करना ही है आपको 5000 से, ठीक। और टू क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये बताना चाहता है कि आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की जब भी बात करते हो तो उसमें तो क्या होता है, कैश कोई सा भी आ सकता है, पिछले साल का भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी आ सकता है। लेकिन अगर आप ड्यू बेसिस की बात करते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे ही ट्रांजेक्शन अकर होता है तब आप एंट्री करते हो, न कि जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो या जब आप पेमेंट कर रहे हो। ऐसा वाला पार्ट हम नहीं देख रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर होता है आपको एंट्री कर देनी पड़ती है। तभी जाके आपके 4 एडजस्टमेंट आते हैं। एक आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो एक्सपेंसेस अभी तक ड्यू हुए ही नहीं है और आपने एडवांस में पे कर दिए, ठीक है, यानी अगले साल के इस साल पे कर दिए, ऐसा बोल सकते हैं। फिर एक एक्रूड इनकम आता है, इनकम कमा ली, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। और एक आता है अनअर्नड इनकम, जिसमें हम क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगले साल की इनकम थी, इसी साल मिल गई, अगले साल की यानी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम थी, इसी साल मिल गई, समझने के लिए। तो इस पर्टिकुलर लाइन में आपको यही दे रखा है। मैं आपको चलो हल्का सा पढ़ा देता हूँ। देखिए थर्ड लाइन में बोल रखा है, मेन लाइन पढ़ लेता हूँ क्योंकि देखिए आपके काम ही वो आएगी। ये बोल रहा है, दिस कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट द इनकम शुड बी मेजर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। बिल्कुल सही बात है, रादर देन द डिफरेंस बिटवीन कैश रिसीव्ड एंड डिसबर्समेंट। अगर मैंने आपको बोला कि कैश रिसीव्ड एंड डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट मतलब क्या होता है, कैश पेड। अगर मैं अभी आपको रेंट वाला एग्जाम्पल बताता और उसमें बोलता कि मैंने 11 महीने का रेंट पे किया, तो 5000 इंटू 11 55। अब देखिए 5000 इंटू 11, ये सारी काटा पीटी हो गई, ये आता 55,000 आपका, ठीक है। अगर मैं ये रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करता और पीएनएल में डालता टू रेंट 55,000, तो वो गलत हो जाता। जबकि एक्रूअल बेसिस पे या ड्यू बेसिस पे क्या बोलूँगा, मुझे 60 दिखाने। वैसे ही मान के चलो 60,000 रेंट है साल का और मैंने 70 पे कर दिया, तो मैंने ज़्यादा पे कर दिया, ठीक है, 10,000। ऐसे करके तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कम दिखेगा और वो सही ट्रांजेक्शन शो नहीं करेगा। तो याद रखना, कैश सिस्टम सही ट्रांजेक्शन शो नहीं करता। हम बोल सकते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू बैलेंस शीट के और जो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की बात करते हो शो नहीं करता। तो जब भी आपको ट्रू एंड फेयर व्यू देखना है तो उस केस में आपको एक्रूअल बेसिस को ही फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप कैश सिस्टम की बात करते हो तो उसमें तो क्या होंगे, कैश पेमेंट का पार्ट आपका एडवांस का भी आ सकता है और आपका पिछले साल का भी आ सकता है। अभी भी आ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्रूअल बेसिस पे एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे, प्रीपेड एक्सपेंस क्रिएट कर रहे हैं। 60 की जगह मैंने 70 पे कर दिया, तो 10,000 से मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं लेस करूंगा तो उस केस में मेरा पीएनएल में कितना एक्सपेंस दिखाएगा, 60 ही दिखाएगा, यानी जितना ड्यू हुआ उसी बेसिस पे। आपने बोला कि सर किसी से सर्विस हमने 12 महीने की जगह 8 महीने की ली, तो 8 महीने के ही एक्सपेंस दिखाए जाएंगे। उस 8 में से हमने 7 मंथ के ही पे करे, तो तब भी 8 महीने के ही दिखाए जाएंगे, क्योंकि आपने 8 मंथ की सर्विस ली। तो ये मान के चलते हैं सिंपल कि अगर आपने 12 महीने के लिए सर्विस किसी से ली, मतलब एक्सपेंसेस किए, तो आपको 12 महीने के एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे। अगर आप 13 महीने के दिखा देते हो तो मतलब वो प्रीपेड हो गया। अगर आप 11 महीने के दिखा देते हो तो वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो अगर 11 का दिखाते हो तो 1 महीने का और जोड़ दो, और 13 का दिखाया तो आपको 1 महीने का लेस करना है और उसको वापस 12 के महीने में लेके आना है। सिंपल पार्ट मैं तो ऐसे ही समझता हूँ ताकि मेरे को आ जाता है और दूसरों को समझाने में भी आसानी रहती है। फिर आपको पर्टिकुलर लाइन में ये बोल रखा है कि इसी के बेसिस पे एडजस्टमेंट एंट्रीज बनती है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड इनकम, एक्रूड इनकम, ये सारा पार्ट एटसेट्रा। अब आपको दे रखा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट जब भी आपको याद रखना है तो याद रखना रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंस। और यहाँ पे बोल रहा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट किस पे बेस है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। देखिए आप खुद दिमाग लगाइए कि जब भी आपने पिछला वाला यानी 7th वाला पार्ट देखा जो कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, उसमें हमें बताया कि हम ड्यू बेसिस पे करते हैं, तब जाके हम क्या करेंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की एंट्री कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर मैं 12 महीने की जगह ये बोलता हूँ कि यार कि हर 3-3 महीने में मेरा इंश्योरेंस का पार्ट जाता था, तो लास्ट के जो 3 महीने आए ना, जैसे मान के चलो कि 31 मार्च को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च का, तो उसमें आपने अप्रैल मई जून का भी रेंट पे कर दिया, तो आपने 12+3 मतलब 15 मंथ का जो इंश्योरेंस या रेंट जो भी है वो आपने पे कर दिया। तो अब बताइए ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि आप एक्सपेंसेस क्या दिखा रहे हो, अगले साल के इसी साल दिखा रहे हो। तो तभी हमें क्या करना पड़ता है, वो प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड रेंट का पार्ट दिखाना पड़ता है। तो अब इस केस में हम क्या बोल रहे हैं
कि ये किस पे बेसिस है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पे। तो वो सारे मिक्स ही कॉन्सेप्ट हैं। एक्रूअल क्या है, ड्यू बेसिस पे। फिर आपको बताया कि अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ, 12 महीने से रिलेटेड आपका पार्ट। आप बोलोगे सर अगर नया बिजनेस है तो उस हिसाब से उतने मंथ आ जाएंगे आपके। अगर आपने 1 जनवरी 20 को बिजनेस स्टार्ट किया और आपका अकाउंटिंग कम क्लोज होता है 31 मार्च 21 को, तो जनवरी फरवरी मार्च आपको 3 महीने की अकाउंटिंग दिखानी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद अगले साल से आपको पूरे 12 महीने की दिखानी पड़ेगी अकाउंटिंग। इसलिए मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट रखता हूँ माइंड में और 12 महीने के हिसाब से सोचता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या बोलूँगा कि जो रेवेन्यू होने चाहिए और एक्सपेंस होने चाहिए उस पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि वो मैच कर सकें और उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट कितना कमाया या लॉस आपने कितना सफ़र किया वो आप निकाल पाओगे। तो जो भी डिफाइंड अकाउंटिंग पीरियड है, मतलब जैसे मैं नॉर्मल क्या मान के चल रहा हूँ 12 मंथ, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि कितना रेवेन्यू अर्न किया है और कितना एक्सपेंसेस इंकर किया है, कितना रेवेन्यू कमाया और कितना एक्सपेंसेस इंकर किया। मैं ये नहीं बोल रहा कितना पेड किया कितना रिसीव्ड किया, ऐसे नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कितना रेवेन्यू कमाया है और कितना एक्सपेंसेस एक तरीके से इंकर किया है, उसका डिफरेंस। तो टर्म मैचिंग मीन्स एप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। देयरफॉर इनकम मेड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग ए पीरियड कैन बी असर्टेन्ड। कैसे निकाली जाती है, ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड इज कंपेयर्ड विद द एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर अर्निंग दैट रेवेन्यू। उस रेवेन्यू यानी उस सेल को कमाने के लिए आपने जो खर्चा किया है। आपको बताया कि आप गुड्स बेचते हो, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो गुड्स कैसे बेच पाओगे, पहले आप इनपुट लगाओगे, फिर उसके बाद उनको प्रोसेस करोगे, फिर आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, तो उस पर बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। तो आपने रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर किए, आपने रेवेन्यू अर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर किए हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि सबसे पहले क्या बोलता है कि आपको रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से आपको एक्सपेंसेस को चार्ज करना पड़ता है, फिर जैसे ही लेस करोगे तब जाके आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट निकल के आते हैं। याद रखना, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट शुड बी मेड फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, मैंने इंश्योरेंस नाम बोल दिया। अनएक्सपायर्ड मतलब होता है प्रीपेड, एंड अनर्ड इनकम। अनर्ड इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम एक्रू बट नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो इनको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप क्या करोगे, एसेट्स और लाइबिलिटी इनको दिखा पाओगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, करंट एसेट्स। एक्रूड इनकम क्या होता है, करंट एसेट्स। अनर्ड इनकम क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। अब आपको दे रखा है रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जनरली ये बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को आप कब रिकग्नाइज करोगे, जब भी आपने सेल करी है उससे रिलेटेड। अगर आपने कैश में सेल करी तब भी आप रिकग्नाइज करोगे, अगर आपने उधार सेल करी है यानी क्रेडिट डेटर्स टू सेल तब भी आप रिकग्नाइज करोगे, तभी तो आप एंट्री करते हो। तो आप इसको किससे जोड़ के देखिए, जर्नल एंट्री से, कि यार हमने तो क्या करा, बिलिंग के हिसाब से देखा कि बिलिंग में क्या डेट लिखी हुई है, 2/5 लिखी हुई है 20, 2 मई 20, ठीक है, 2 मई 20 दे रखी है डेट। तो आप उस हिसाब से क्या करोगे, एंट्री 2/5 की एंट्री करोगे। और क्या करोगे, डेटर्स टू सेल, क्योंकि किससे रिलेटेड है, ये कस्टमर को माल बेचने से रिलेटेड है बिल। तो ये बोल रहा है द रिलाइजेशन और रिकग्निशन कॉन्सेप्ट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट शुड बी रिकग्नाइज फ्रॉम ए गिवन सेल। Realization rules helps the accountant in determining that a revenue or expenses has occurred so that it can be measured, recorded and reported in financial report. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकर। अकर का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने कैश में सेल करी तो उस वक्त अकर हो गया, कैश मेमो, कैश इनवॉइस। अगर मैंने आपको बोला कि नॉर्मल इनवॉइस की बात कर रहा हूँ यानी उधार से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो तब भी वो अकर हुआ है। चाहे मुझे कैश नहीं मिला लेकिन वो अकर तो हुआ है, तो तब भी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो क्या हुआ, मैंने रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लिया। तो रियलाइजेशन रेफर टू इनफ्लो ऑफ कैश और क्लेम्स टू कैश, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये कॉमा हटा देता हूँ, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बीआर, जो कि किससे अराइज होते हैं, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सर्विसेज और गुड्स आप बेचते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उनसे रिलेटेड। सपोज करो एक कस्टमर क्या करता है, 500 रुपये का आइटम खरीदता है ग्रोसरी स्टोर से और कैश पे कर देता है आपको उस पर्टिकुलर स्टोर को, तो 500 रुपये की क्या हो गई, सेल हो गई। उसने कब रिकग्नाइज करी, जैसे ही कैश उसको मिल गया, जैसे ही उसको कैश मिल गया, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर सामने वाले को बिल दे दिया, इनवॉइस दे दिया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कैश टू सेल्स आपको रिकग्नाइज करना है, नॉर्मल पार्ट। अब अगले वाले में एग्जांपल क्या दे रखा है, अगर एक क्लोथिंग स्टोर है, वो अपना क्या करता है, सूट बेचता है 3000 रुपये का। परचेजर क्या कहता है कि मैं आपको 30 दिन के अंदर पे कर दूंगा। तो स्टोर को जो पैसा मिलेगा वो कब मिलेगा, 30 दिन बाद मिलेगा। 3000 रुपये जो मिलेंगे 3000 सेल करने से, तो वो किस फॉर्म में हो गए, रिसीवेबल्स के फॉर्म में हो गए, मतलब डेटर्स के फॉर्म में हो गए। वो परचेजर एक तरीके से उनके लिए क्या हो गया, डेटर्स, असेट हो गया।
प्रोवाइडेड दैट द परचेजर हैज़ ए गुड क्रेडिट रिकॉर्ड सो दैट पेमेंट इज रीजनेबली सर्टेन। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, तो ये बोल रहा है कि देखो एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आता है, वैसे कन्वेंशन में आता है, किस में आता है, लेकिन देखिए जब आप गूगल पे सर्च करते हो ना, तो आप जितने भी मैंने आपको ये 10 कॉन्सेप्ट बताए या बता रहा हूँ अभी, और जो कन्वेंशन बताऊँगा 4, ये सारे मिला के आपको एक साथ कॉन्सेप्ट के फॉर्म में दिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कॉन्सेप्ट है। तो जैसे आप सर्च करोगे ना कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो आपको 14 के 14 या 15 जो भी हैं आपको सारे एक साथ दिख जाएंगे, याद रखना। तो आप ये मत बोलना कि सर आपने कन्वेंशन बोला और ये कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए सिमिलरिटी यानी डिससिमिलरिटी का पार्ट कुछ रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट तो आपके सिमिलर ही रहते हैं। अगर आपने कंजर्वेटिज्म का पार्ट देखा होगा तो आपने AS1 भी पढ़ा होगा, या आपने इंड AS से रिलेटेड पार्ट भी पढ़ा होगा, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। तो आपको पता चलेगा कि सारे पार्ट आते ही हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म बताया, प्रूडेंस बताया, तो ये क्या है, प्रूडेंस ही है। प्रूडेंस में हम क्या बोलते हैं, जो भी पॉसिबल लॉसेज होते हैं उसको पहले चार्ज करो, और जो भी आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं जब होंगे तब उसकी एंट्री करेंगे, अभी नहीं करेंगे। यानी लॉसेस के लिए पहले से तैयार हो, लेकिन प्रॉफिट के लिए क्या है, जब वो होंगे तब करेंगे, अभी नहीं कर रहे हो करंट में। तो लॉसेस के लिए करंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, प्रोविजन बना रहे हो, ठीक है। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लेस बोल रहे हो। वैसे यहाँ पे क्या बोल दिया कि आपको पता है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो रीजनेबली आप सर्टेन हो। तो उस केस में आपने तभी क्या करा, कैश टू सेल नहीं करा कि आपके पास कैश आ गया, आपने क्या करा तब तक डेटर्स टू सेल कि पैसा आएगा, तो तब तक आपने क्या मान लिया, उसको क्रेडिट मान लिया, ठीक। पर आपने इनकम के फॉर्म में तो चार्ज कर ही लिया, क्योंकि आपको पता है कि इतनी सेल होगी होगी, यानी इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये बोला रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द अमाउंट रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इज द अमाउंट दैट इज रीजनेबली सर्टेन टू बी रियलाइज। समझ गए, रीजनेबली सर्टेन टू बी रियलाइज, इसका मतलब कंज्यूमर रीजनेबली पे करने के लिए तैयार है, हमें पता है कि डूबेंगे नहीं। ऑफ कोर्स देर इज रूम फॉर डिफरेंस इन जजमेंट एज टू हाउ सर्टेन रीजनेबल सर्टेन। ये बोल रहा है कि रीजनेबली सर्टेन का मतलब क्या होता है, ये आपको कैसे जज करना है। तो देखिए अपने आप पता चल जाता है, कैसे कि जैसे देखिए आपने किसी को क्या करा, कोई माल बेचा और आपको पता है कि आप डिस्काउंट देते हो, तो आपको ये पता है कि जितना भी आप माल अगर डिस्काउंट के बिना बेचते, तो अगर आप उसमें डिस्काउंट लेस करोगे तब जाके ही आपको वो अमाउंट मिलेगा, मतलब लोअर अमाउंट आपको मिलेगा नॉर्मल प्राइस से नीचे। तो आपको पहले से ही पता है कि रीजनेबली आपको कितना अमाउंट मिलना है डिस्काउंट देने के बाद। वैसे ही मान के चलो, मैंने बोला कि आप एक कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया कि रीजनेबली सर्टेन, तो उसका मतलब आपको पता है कि कुछ पार्ट डूबने वाला है, तो अंदाजन आप उस हिसाब से क्या बनाते हो, प्रोविजन क्रिएट कर लेते हो। जैसे आपको पता है कि 1 लाख के कस्टमर है, डेटर है, जिनसे पैसा लेना है बहुत सारे, उसमें से आपको पता है कि 5% तो डूबेगा ही डूबेगा, मतलब 5000 डूबेंगे अंदाजन। तो आपको पता है कि 95,000 तो रीजनेबली सर्टेन है ही है। तो बोल रहा है हाउर द कॉन्सेप्ट डज क्लियरली अलाउ फॉर द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज टू बी लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस सोल्ड। तो जो आपने गुड्स बेचा या सर्विस सोल्ड करी, उसकी जो सेलिंग प्राइस है उससे जनरली जो अमाउंट मिलता है आपको वो कम ही मिलता है कभी कभी। तो किस केस में, आपको एक एग्जांपल दे रखा है डिस्काउंट के केस में। तो डिस्काउंट के केस में क्या होता है, जो भी आपने सेलिंग प्राइस तय करी उससे लोअर अमाउंट ही आपको मिलता है, मतलब नॉर्मल प्राइस से नीचे अमाउंट मिलता है। तो वो एक तरीके से क्या है, रीजनेबली सर्टेन, कि भाई 1 लाख का माल बेच रहा हूँ, 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 90 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपको दे दिया ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का पार्ट। अब देखिए ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो भी अकाउंटेंट क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, या जो भी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन देख रहा है, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए। ये नहीं कि अकाउंटेंट की सब्जेक्टिव अप्रोच है या मैनेजमेंट जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहा है। अगर उसने ट्रांजैक्शन मैनिपुलेट कर दिए तो वो फाइनेंशियल रिजल्ट में दिखेंगे, तो क्या पता जो भी एंड यूजर है वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाए। इन्वेस्टर क्या पता कंपनी में इन्वेस्ट कर दे और बाद में पता चल जाए कि कंपनी तो डूबी हुई है, कंपनी तो इंसॉल्वेंट होने वाली है, दिवालिया होने वाली है, तो उसके सारे के सारे पैसे डूबने के चांस हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन है जैसे हैं वैसे दिखाने चाहिए। हम बोल सकते हैं इसके अलावा जो भी एविडेंस है, जो भी बिलिंग विलिंग है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन दिखाने चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से, मन का मतलब क्या हो गया, ये नहीं कि अपने आइडिया से दिखा रहे हो, आइडिया से दिखा रहे हो तो वो तो सब्जेक्टिव अप्रोच हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे अकाउंटेंट या मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, वो खुद के हिसाब से अकाउंट्स को चेंज कर सकता है। जबकि अदर वर्ड्स में क्या बोल दिया कि द प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट ईच रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड हैव एन एडिक्वेट एविडेंस टू सपोर्ट इट। इसका मतलब क्या हो गया, बिलिंग। हमें पता है कि पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में स्लिप, अगर हमें पता है कि बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट, ठीक है, या बैंक की पासबुक। तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या इवेंट से रिलेटेड, ताकि आगे जब भी क्या है कोई भी चेक करने वाला है या वेरीफाई करने वाला है,
हम उसको बता सकें। ठीक, अब आपको दे रखा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस का पार्ट। अब देखिए, आपने जो प्रिंसिपल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का पार्ट देखा, उसमें मैंने क्या बताया कि कॉन्सेप्ट एक तरीके से कोई आइडिया या नोशन हो सकता है, या आप अजम्पशंस की बात करते हैं। तो जब आप कन्वेंशन की बात करते हो तो कन्वेंशन भी एक तरीके से क्या है, आप बोल सकते हो कि देखो कंपनी क्या बहुत पुरानी है, तो शुरू से जो प्रैक्टिसेस चलती आ रही है, तो जो नई कंपनी आएगी ना वो भी क्या करेगी, उसी टाइप की प्रैक्टिसेस फॉलो करेगी, उसी टाइप की प्रैक्टिसेस फॉलो करेगी। उसको पता है कि मुझे सारी चीज़ें दिखानी चाहिए तो सारी चीज़ें दिखाएंगे। अब रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन हम थियोरेटिकली क्या बोलते हैं कि अगर आपको पता है कि कोई मैटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखानी पड़ेगी, कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखानी पड़ेगी। आप अगर एक मेथड का यूज़ कर रहे हो तो उसको आप बदलोगे नहीं, ये हम मान के चलते हैं। जैसे अगर आप WDV मेथड यूज़ करते हो तो आप WDV मेथड यूज़ करते रहोगे, अगर आप फीफो मेथड यूज़ कर रहे हो तो फीफो यूज़ करते रहोगे, ऐसे बोल रहा है। तो कन्वेंशन में क्या बोल रहा है, जो भी कस्टम, ट्रेडिशन या प्रैक्टिस जो किसके बेसिस पे हुई, जनरल एग्रीमेंट बिटवीन द अकाउंटिंग बॉडीज विच गाइड द अकाउंटेंट वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखते हो, जब भी आप इंड AS देखते हो, जब भी आप इंटरनेशनली देखते हो IFRS, तो उसके हिसाब से आप देखते हो कि यार ये जनरल ट्रेडिशन में चल रहा है, प्रैक्टिस में चल रहा है, मतलब सारी कंपनीज इनको फॉलो करती है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक तरीके से क्या है, इट इज़ अ गाइड टू द सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ ए प्रोसीजर, कि हम क्या पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर मतलब क्या हो गया, हम क्या मेथड्स फॉलो करेंगे, समझ गए ना। तो हम क्या अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रोसीजर अपनाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कन्वेंशन भी कॉन्सेप्ट की तरह ही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि टिपिकल पार्ट है इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फॉर्म में सारे सोचिए, क्योंकि कभी भी आपका ये नहीं बोलेगा कि कन्वेंशन का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट का आ गया तो ये पर्टिकुलर मीनिंग देख लेना और क्या। इन फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेमली द P&L एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब कितने हैं आपके, 4, फटाफट देख लेते हैं क्योंकि सिंपल पार्ट है। यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले कंसिस्टेंसी का पार्ट, ये बोल रहा है कि आपने जो भी अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ या मैं बोल सकता हूँ प्रैक्टिसेस का जो फॉलो किया है, अगर आप एक साल फॉलो कर रहे हो तो दूसरे साल भी वही फॉलो करो, तीसरे साल भी वही फॉलो करो, ऐसा बोल रहा है। मतलब कंसिस्टेंट रहने चाहिए, कंसिस्टेंट मतलब निरंतरता हिंदी में, या हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सततता। अगर आप गोइंग कंसर्न देखते हो तो वो बिजनेस से रिलेटेड है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा, मतलब उसमें हम क्या बोलते हैं, सतत व्यवसाय की अवधारणा हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे निरंतरता या सततता का मतलब क्या है कि आप जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हो आप आने वाले सालों तक सेम रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको कंपैरिजन करना है, पास्ट ईयर के रिजल्ट को इस साल के रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है। तो कैसे करोगे, जब आपने सेम पॉलिसीज़ रखी है, सेम मेथड्स रखे हैं। अगर आप मेथड्स बदल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप कंसिस्टेंट हो ही नहीं। लेकिन कभी कभी आप बदल सकते हो, जब भी बदलोगे तो उसको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इसमें एग्जांपल कवर कर रखा है, तो इसमें बोल रहा है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज़ लोअर। अगर आपको पता है कि वो आप फॉलो कर रहे हो तो हर साल आप वही फॉलो करोगे। ये नहीं कि आप फिर क्या करोगे कि मार्केट प्राइस पे मैं वैल्यू कर रहा हूँ स्टॉक को, ऐसा नहीं है। आप स्टॉक को किस पे वैल्यू कर रहे हो, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। जैसे मैंने बोल दिया कि कॉस्ट कितनी है 50,000 और मार्केट प्राइस कितनी वाला 70, तो 50 और 70 विच इज़ लोअर 50। इससे एक तरीके से आपका कंजर्वेटिज्म का भी पार्ट आ रहा है, याद रखना। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से अभी नीचे आपका पार्ट आएगा, प्रूडेंस से रिलेटेड होता है, तो आप समझ जाओगे तब भी। इसी तरीके से बोल रहा है कि अगर आपने फिक्स रेट को चार्ज करने के लिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज़ किया, वही डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, तो आप उसको सालों साल यही यूज़ करते रहोगे WTV। ये नहीं कि आप SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को बीच में लेके आ रहे हो। पर अगर आपने अपना मेथड चेंज कर दिया, मान लो कभी चेंज कर दिया, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस पे, आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस पे और आपकी बैलेंस शीट पे, मतलब आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि जब भी डिफरेंट ईयर्स के रिजल्ट होते हैं और कंपेयर करना है, तो उस केस में आपको अपनी प्रैक्टिसेस को सेम रखना पड़ेगा। तो आप पहले पैराग्राफ का पूरा पार्ट देख लेना, ये बोल रहा है। अब देखिए बोला द कंसिस्टेंसी कन्वेंशन डज नॉट मीन दैट ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग वंस अडॉप्टेड कैन नेवर बी चेंज। इसका मतलब क्या है, चेंज हो सकते हैं। व्हेन एन अकाउंटिंग चेंज इज डिजायरेबल, मतलब जब कंपनी चाहती है कि कुछ चेंज करने हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे थे SLM वो पुराना हो गया या अब वो लीगली एप्लीकेबल नहीं रहा, तो उसको हमें हटाना है। अब हमें किसका फॉलो करना है, WDV को फॉलो करना है। तो आप अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देखना चाहोगे कि यार गलती से अगर SLM फॉलो कर रहे थे और WDV करते तो हमारा क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका क्या रिजल्ट होगा, हमारी इनकम पे क्या असर होगा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या असर होगा, कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, या हमारे एक तरीके से जो क्या बोलते हैं फिक्स एसेट है ना, उसकी क्या बुक वैल्यू होती अगर हम SLM की जगह WDV अप्लाई करते, ये भी देखना पड़ेगा। फिर आपको बोला डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब तो क्या होता है कि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हो तो आपको फुली
और फेयरली डिस्क्लोज करनी है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सही ढंग से डिस्क्लोज करोगे तभी जो एंड यूज़र है, मतलब जो भी क्रेडिटर हैं, बैंक हैं, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ वो क्रेडिटर मैंने बोल ही दिए, और जैसे सोसाइटी है, पर्टिकुलर उनको सारे ये पार्ट पता चल जाए, सारी इन्फॉर्मेशन ढंग से पता चल जाए। क्योंकि अगर आपने कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई तो उसी से मेन इम्पैक्ट पड़ सकता है, और क्या पता यूजर्स को नुकसान हो सकता है, बैंक को नुकसान हो सकता है। अगर बैंक को आपने कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ढंग से प्रोवाइड नहीं करी या रिजल्ट ढंग से प्रोवाइड नहीं करे, मैनिपुलेट करके प्रोवाइड करे, ठीक है, आधी अधूरी बात बताई, तो बैंक आपको उसके बदले में लोन दे देगा, बाद में पता चले कि आप इंसॉल्वेंट हो गए। कई कंपनी जैसे करती है, और आपको पता है कि बैंक भी क्या करता है, मिलीभगत करके लोन दे देता है। तो ये बोला कंपनीज एक्ट मेक्स एम्पल प्रोविजन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन सो दैट देर इज नो चांस ऑफ एनी मेटल इन्फॉर्मेशन बीइंग लेफ्ट आउट। कंपनी एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन दे रखे हैं जिसमें बता रखा है कि इस तरीके से आपको पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, जिससे बहुत कम चांस रहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाए, यानी जो भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो मोस्टली कवर हो जाती है। फिर आपको थर्ड दे रखा है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि कभी भी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि फ्यूचर में होगा, आपको पता है, तो जब भी फ्यूचर में होगा तब करना, अभी मत करना करंट में। लेकिन लॉसेस आपको पता है कि फ्यूचर में होने वाले हैं, अगले साल होंगे, उसके अगले साल होंगे, तो उसका अभी से आपको प्रोविजन बना देना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है दिस प्रिंसिपल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज, जो कि मैं पहले की वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ। यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको प्रूडेंस भी बोल सकते हैं, कंजर्वेटिज्म का भी पार्ट बोल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रूडेंस भी लिख दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में पूछ चुका है। दिस कैरेक्टराइजेशन माइट बी व्यूड एज द रिएक्टिव वर्जन ऑफ मिनीमैक्स मैनेजरल फिलोसॉफी। कोई फिलोसॉफी है जिसमें क्या बोल रहा है, मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मैक्सिमम लॉसेस, कि जो भी आपको मैक्सिमम लॉस हो रहे हैं उसके चांसेस आप कैसे कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो। किसके थ्रू, जितने भी पॉसिबल लॉसेस होने वाले फ्यूचर में उसका प्रोविजन बना के, एस्टिमेटेड जो भी लॉसेस हैं उसका आप प्रोविजन बना रहे हो। तो आपको पता है कि यार डेटर्स जो हैं उनसे हमें क्या है, इतना पैसा रिकवर नहीं होगा, यानी बैड डेट्स, तो आपने क्या बना दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपको पता है कि डेटर्स हमसे डिस्काउंट मांगेंगे या सेटलमेंट में क्या है, हमें कम पैसा प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आपको पता है कि मशीनों पे रिपेयर करवाना पड़ेगा, या एक टाइम बाद जो वारंटी का पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद मशीन क्या होगी, कभी कभी ख़राब होती रहेगी, तो उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लग जाता है। तो हम पहले से क्या बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर रिपेयर, कि हमें लॉस होगा उससे रिलेटेड पहले से हम प्रोविजन बना रहे हैं। आपने प्रपोज डिविडेंड बनाया कि आपको पता है कि आपको डिविडेंड पे करना है, तो कुछ एक्सपेंस के लिए और कुछ पॉसिबल लॉसेस के लिए, जनरली ये पार्ट आ गया। यहाँ पे बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजुअली ड्रॉन अपॉन ऑन ए कंजर्वेटिव बेसिस, दे आर टू प्रिंसिपल्स विच स्टेम डायरेक्टली फ्रॉम कंजर्वेटिज्म। ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर अप्रोच के थ्रू दो प्रिंसिपल डेवलप होते हैं। पहला क्या बोल दिया, द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम, ठीक है, यहाँ पे समझ गए इसका मतलब क्या है, कि फ्यूचर से रिलेटेड जो भी इनकम है उसको आज एंट्री वो नहीं करेगा, जब भी वो फ्यूचर में इनकम होगी उस पर्टिकुलर ईयर में करेगा, लेकिन आज करंट में नहीं करेगा। एंड शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन फ्यूचर में जो भी लॉसेस होने वाले हैं उसको आज प्रोवाइड कर देगा, यानी प्रोविजन बना देगा। फिर दूसरा बोल दिया फेस्ड विद द चॉइस बिटवीन टू मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग एन एसेट, द अकाउंटेंट शुड चूज ए मेथड विच लीड्स टू लेसर वैल्यू। यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब भी एसेट को वैल्यू कर रहे हो और दो मेथड आपके सामने आ गए, तो उसमें से आप वो मेथड चुनोगे जिसकी एक तरीके से कम वैल्यू है, मतलब वही कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, किस पे दिखाओगे, विचर इज लेस। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल कवर कर रखे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए और कभी भी आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, अगर आप ए के हिसाब से देखोगे तो ये 2 मेथड देख लेना, यानी ये 2 पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेना, और बी के हिसाब से देखोगे तो ये देख लेना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए बोल रहा है मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डाउटफुल डेट्स, मैंने बताया। अमोर्टाइजिंग इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है, गुडविल को जितना जल्दी हो सके आप क्या करते हो, राइट ऑफ कर लेते हो। तो जैसे ही आपके पास एम्पल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हो, पीएनएल टू गुडविल पूरा राइट ऑफ कर दिया, पीएनएल टू पेटेंट, पीएनएल टू ट्रेडमार्क आप करते हो ना। तो पॉसिबल लॉसेस जो भी है उसको जनरली आप क्या करते हो, अमोर्टाइज कर देते हो, राइट ऑफ कर दिया। फिर इसी तरीके से आपको ये बोल दिया कि अगर 2 मेथड है उसमें से आपको क्या करना है, लीस्ट वैल्यू को चुनना है। तो यहाँ पे स्टॉक को वैल्यू करने के लिए क्या, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू है, तो विचर इज लोअर। तो ये कंजर्वेटिज्म का पार्ट आ गया एक तरीके से। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, आप सोचिए, देखिए आपको क्या सिंपल सोचना है। आप सोचिए बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है, बाय क्लोजिंग से क्या होता है, 2 GP इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को हायर वैल्यू पे दिखाया होता तो उस केस में क्या होता, मान लो कि कॉस्ट 50 थी और मार्केट वैल्यू कितनी थी, 80। तो अगर आपने हायर पे दिखाया होता तो 80 का मतलब क्या हो गया, आपने 30,000 का प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया, जबकि आपको पता है कि अभी तो ये स्टॉक बिका ही नहीं है। जब ये फ्यूचर में बिकेगा
तब देखेंगे। आज की वैल्यू के हिसाब से आपने दिखा दिया, जबकि हम क्या करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, हम एक्विजिशन कॉस्ट के बेसिस पे दिखाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज़ लेस। अगर इसी तरीके से मान लो ये 50 है और ये 40 हो गया मार्केट वैल्यू, तो आप किस पे दिखाओगे 40 पे दिखाओगे। तो आपने देखो क्या करा, आपको पता है कि अभी आपका लॉस नहीं हुआ, आप कब बेचोगे क्लोजिंग स्टॉक को, अगले साल बेचोगे, क्योंकि ये साल का एंड 31 मार्च। आप कब बेचोगे 1 अप्रैल को बेचोगे, 2 अप्रैल को बेचोगे। लेकिन आपको पता है कि वो 50 से 40 हो गया, आपने अभी से ही उसको चार्ज कर लिया, यानी आपने अपना जीपी कम दिखा दिया। अगर आप 50 पे दिखाते तो आपका प्रॉफिट 10,000 उस हिसाब से ज़्यादा आता, लेकिन अगर आपने 40 पे दिखाया तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने पहले से ही लॉसेस के लिए प्रोविजन क्रिएट कर लिया, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेसर वैल्यू पे दिखा दिया, जिससे एक तरीके से आपका जीपी क्या आ गया, कम आ गया। ठीक, तो किसी केस में आप क्या करते हो, देखो अगर आप 80 पे नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब क्या, आप पहले से ही प्रॉफिट का पार्ट नहीं दिखा रहे, और अगर आप कम पे दिखा रहे तो इसका मतलब क्या है कि जब भी लॉसेस के चांस होंगे उसको आप पहले ही दिखाने की कर लेते हो। आगे समझ में, इस तरीके से आता है आपका पार्ट। अब लास्ट आपको दे रखा है मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। देखिए कुछ चीज़ें आपके लिए मेटेरियल होंगी, कुछ नहीं होगी इमेटेरियल। मेरे लिए जो मेटेरियल है क्या पता आपके लिए नहीं हो। ठीक, अगर मैं बोलूँगा एक रिचर पर्सन है, उसके लिए जो है ना खाना पीना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि पुअर के लिए बहुत ज़्यादा है, उसके लिए एक तरीके से उसकी यूटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो आपको पता है कि मेटेरियल और जो इमेटेरियल कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस की साइज़ पे डिपेंड करता है, और एक तरीके से ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, कैसी आपको यूटिलिटी जनरली उससे मिल रही है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि देखिए अगर मेरा बिज़नेस बहुत बड़ा है, मेरी सेल कितनी हो रही है 20 लाख की हो रही है हर मंथ, तो अगर मैं उसमें बोल रहा हूँ कि कोई 2000 का ट्रांजैक्शन है जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो मेरे लिए एक तरीके से क्या होगा, इमेटेरियल होगा। अगर 2000 रुपीज़ का कोई ट्रांजैक्शन है या जो कोई लॉस से रिलेटेड पार्ट है, तो उसको ज़रूरी नहीं है मैं दिखाऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, इमेटेरियल है। लेकिन ये 2000 मेरा बार बार हो रहा है, हर मंथ हो रहा है, तो उस केस में मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे साल के एंड में पूरे 12 महीने के हिसाब से उसको दिखाना है। तो क्या पता वो मेरे लिए मेटेरियल हो जाए। आपको पता है कि कोई आप करंट एसेट की बात करते हो सिंगल, तो वो आपके लिए मेटेरियल नहीं है, लेकिन जब आप टोटल करंट एसेट की बात करोगे तो वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। मतलब वो सिंगल करंट एसेट्स भी आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि आपको ग्रुप में दिखाना है। किस में दिखाना है, टोटल करंट एसेट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने बोला कि यार कैश तो मेरा कितना है 50,000 ही है, टोटल 5 लाख की मेरी करंट एसेट में, तो ये थोड़ी बोलो कि मेटल नहीं है, मेटल तो है, क्योंकि हम टोटल करंट एसेट की बात कर रहे हैं। क्योंकि टोटल करंट एसेट में तो कैश भी आता है, बैंक भी आता है, स्टॉक भी आता है, डेटर्स भी आते हैं, अदर करंट एसेट्स भी आती है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस आता है, एक्रूड इनकम आता है, ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं, ऐसे बहुत चीज़ें आ सकती है। तो इसलिए हम बोलेंगे कभी कभी ग्रुप के केस में भी वो मेटल का पार्ट कवर कर लेता है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है देख लेते हैं। ये बोल रहा है इन लॉ देयर इज अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड डी मिनिमीज नॉन कुराट लेक्स। ये बोल रहा है कि एक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये दे रखी थी कोई डॉक्ट्रिन, जिसे हम बोल रहे हैं डी मिनिमीज नॉन कुराट लेक्स, जिसका मतलब क्या होता है कोर्ट विल नॉट कंसिडर ट्रिवियल मैटर। इसका मतलब वो छोटे मोटे मैटर से ना कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा, ये होता है। वैसे ही अकाउंटेंट क्या करेगा, जो भी इनसिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है क्या पता उसको रिकॉर्ड ही नहीं करे, क्योंकि अगर वो उसको रिकॉर्ड करेगा तब भी आपके फाइनेंशियल रिजल्ट पे कोई असर ना हो। अगर वो उसको रिकॉर्ड भी कर लेता है तो वो रिकॉर्ड करना कोई जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आपको पता है कि अगर आपका 15 लाख का प्रॉफिट होता है और मैंने कोई 5,000 के एक्सपेंसेस नहीं दिखाए जो काम के नहीं, क्यों, क्योंकि एक तरीके से वो ये मान लो कि 5-6 साल में एक बार हुए, 5-6 साल में एक बार हुए, तो वो मुझे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इमेटेरियल है। तो उस केस में अगर मैंने दिखा दिए तो मेरा 5,000 से प्रॉफिट कम होगा, ये मान के चलो। तो 5,000 से कम होने का मतलब 14,95,000, तो 15 लाख और 14,95,000 ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे फाइनेंशियल रिजल्ट पे इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर वही ट्रांजेक्शन बार बार हो रहा है तो मेरे लिए मेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है, वो अकाउंटेंट के ऊपर है, अकाउंटेंट के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के और उसके जजमेंट के ऊपर है। तो ये बोल रहा है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी के हिसाब से अकाउंटेंट शुड रिपोर्ट ओनली व्हाट इज मेटेरियल एंड इग्नोर इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। It is argued that recording of insignificant event cannot be justified in terms of its subsequent poor utility to users. ये आर्ग्यू किया गया कि जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम जितने भी, तो वो जो भी ट्रांजैक्शन है हमें पता है कि वो इनसिग्निफिकेंट है, तो उसको आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजर खुद ही बोलेगा कि एक तरीके से उसके लिए क्या है, इसका यूटिलिटी ज़्यादा है नहीं,
तो जब भी हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट की तो उसमें हम मेटल मैटर की बात करेंगे। अगर कोई इमेटल पार्ट है या इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, अगर जो अकाउंटेंट को लग रहा है कि ये डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा या आपके फाइनेंशियल रिजल्ट जो भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट का पार्ट आ रहा है, उस पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, तो उसको कंसिडर नहीं करेगा। द डिसीजन वेदर द ट्रांजेक्शन इज मेटेरियल और नॉट शुड बी मेड बाय द अकाउंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड जजमेंट। ठीक, अब आपको बोल दिया है एन आइटम में भी मेटेरियल फॉर वन पर्पज, जबकि दूसरों के लिए क्या हो सकता है, वो इमेटेरियल हो सकता है। फॉर द आइटम्स अपीयरिंग इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, मेटेरियलिटी शुड बी जज्ड इन रिलेशन टू प्रॉफिट शोन बाय द P&L अकाउंट, एंड फॉर द आइटम अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, मेटेरियलिटी में बी जज्ड इन रिलेशन टू ग्रुप टू विच द एसेट्स और लायबिलिटी बिलोंग। देखिए, ये बोलना चाहता है कि जब भी आप P&L से रिलेटेड आइटम देखोगे तो उस केस में आपको जो प्रॉफिट दिखाएगा तो वो P&L अकाउंट से रिलेटेड है, तब आपको मेटेरियलिटी किसकी देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड देखनी है। और उसी तरीके से जो आइटम्स बैलेंस शीट में आते हैं, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी, तो उनसे रिलेटेड आपका पार्ट आना चाहिए, उससे रिलेटेड ग्रुप का पार्ट देखो। जैसे आपको बोल रहा है कि अगर कोई करंट लायबिलिटीज़ के आइटम की बात कर रहा है तो उस केस में उसको टोटल करंट लायबिलिटी के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, न कि इंडिविजुअल। जैसे मैंने आपको बोला कि 5 लाख के पार्ट में कैश का पार्ट सिर्फ 50 है, तो ऐसे मत देखो। आप तो बोलोगे बहुत कम है, 10% पार्ट है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो सारा मिला के टोटल करंट एसेट्स का पार्ट बन रहा है। वैसे करंट लायबिलिटी के पार्ट में भी आप सारे पार्ट देखिए, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ रहा है, क्रेडिटर का पार्ट आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट का पार्ट आ रहा है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या बोरोइंग्स बात कर रहे हैं जो आपने ली है, वो सारा पार्ट, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, उन सबको एक साथ मिला के आप कंसिडर कीजिए। देखिए, इसके अलावा मेटेरियलिटी का मैं पार्ट ये भी बोल सकता हूँ, मेरे को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट याद भी आ रहे हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि क्या पता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो नहीं करने हो, यानी कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल दूसरा है, क्या पता आपको फॉलो नहीं करने हो क्योंकि वो आपके लिए इमैटेरियल है, तो आप वो भी अनफॉलो कर सकते हैं। याद रखना, एग्जाम में आ भी सकता है कि क्या उससे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप दूसरे फॉलो करोगे या नहीं करोगे। तो हम क्या बोलेंगे, अगर वो इमैटेरियल है तो ज़रूरी नहीं आप फॉलो करो। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि आप पूरे के पूरे 10 अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वही पार्ट को एक्सेप्ट करो। आपको लग रहा है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर अप्रोच के लिए इमैटेरियल है तो आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से बोल दिया कोई माइनर अगर ट्रांजैक्शन हो गए छोटे मोटे तो वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी देखिए, आपको पता है कि जैसे देखो मैंने बात करा कि मेरी कोचिंग का पार्ट है। अब मैं बोलूँगा कि अगर मेरे कोचिंग का पार्ट बहुत बड़ा रहता तो उसमें जैसे मैंने वाइट बोर्ड लिए, मान लो कि वाइट बोर्ड की कॉस्ट बिल्कुल कम है। वाइट बोर्ड क्या आता है, जैसे मान लो जो मेरी कोचिंग से रिलेटेड है 3 बोर्ड लग रहे हैं, 500 का एक आता है। अब वो मेरा सालों साल यूज़ होगा। जैसे अगर मैंने बोला कि मेरी कोचिंग जब तक चलती रहेगी, और अगर मैं उसकी यूज़फुल लाइफ भी बोलूँ तो काफ़ी सालों तक वो चलता रहेगा, तो मैं उसको कैसे लूँगा। मुझे पता है कि उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है, तो मुझे उसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा पार्ट है। अगर मैं प्रिंटर की बात करता, कंप्यूटर की बात करता, क्योंकि वो कितने का आ रहा है, कंप्यूटर 20,000 का आ रहा है, पुराना भी लूँगा तो 10,000 का आ रहा है। प्रिंटर की बात कर रहा हूँ तो वो कितने का आएगा, 5,000 का आएगा, 12,000 का आएगा, 15,000 का आएगा। लेकिन अगर मैंने वाइट बोर्ड ये बोला तो वो नॉर्मल क्या आ रहा है मेरा, जैसे मैं डस्टर की बात कर रहा हूँ तो वो डस्टर क्या है, काफ़ी सालों तक काम आएगा, लेकिन मुझे पता है कि उसकी वैल्यू बहुत कम है। वैसे मैंने वाइट बोर्ड का एग्जाम्पल भी लिया तो उसकी वैल्यू कितनी कम है, तो मुझे उसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। ठीक है, तो जनरली मैं उसको किस में चार्ज करूंगा, एक्सपेंसेस। आप मान के चलो वॉल क्लॉक जो होती है वो भी एक तरीके से क्या है, काफ़ी सालों तक काम आती है, मेरे ऑफिस में काम आती रहेगी, तो मैं इसको थोड़ी बोलूँगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि मेटेरियलिटी क्या है, यानी उसको मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है या रेवेन्यू मानना है, वो मेरे ऊपर होगा। ठीक है, वो एक अकाउंटेंट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। तो उस केस में मैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकता हूँ। जो भी मेरा वाइट बोर्ड है, वॉल क्लॉक है या डस्टर का पार्ट है, उसको मैं क्या मान सकता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पे होता है और पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लेकिन कभी कभी आपको एसेट लायबिलिटी में ग्रुपिंग का पार्ट भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिंगल पार्ट देखोगे तो उस केस में क्या होगा, वो इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, वो इमेटल दिखेगा। लेकिन अगर ग्रुपिंग के पार्ट में देखोगे तो वो मेटल भी दिखने लग जाएगा। तो आई होप आपको सारे के सारे पर्टिकुलर पार्ट पता चल गए होंगे जो मैंने बताया। कुछ अगर रह गए हैं तो आप ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को तो पर्टिकुलर इतने ही दिखे। अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं मैंने यहाँ पे ये भी पढ़ा था, तो बताना, उसको भी कवर कर लेंगे और क्या। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर उसके मैं आपको दे दूंगा पास्ट ईयर के MCQs, ताकि आपको जो भी दिक्कत है वो आप सॉल्व करके पता कर लो। और एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि उसके बाद भी जो दिक्कत आती है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।